अपना एक्शन पोटेंशियल का लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सारा उसके फेजेस बता दिए, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन। अब जो है जो फ्लो इम्पल्स कंडक्शन है ना, या तो वो कंटिग्यूअस कंडक्शन होती है या फिर सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। Contiguous conduction of action potential. It involves spread of action potential along the entire length of the axon. Once an action potential is initiated in one part of the neuron cell membrane, a self-perpetuating cycle is initiated so that action potential is propagated along the rest of the fiber automatically. एक जगह शुरू हुआ तो पूरे fiber membrane में वो propagate कर जाएगा. An action potential generated at one end of the axon will have the same strength as action potential at the other end of the axon. ज़ाहिर है threshold क्रॉस किया था तभी वो जनरेट हुआ था, तो उसकी जो है वो स्ट्रेंथ वही रहती है थ्रू आउट जहाँ पे भी वो स्प्रेड हो रहा होता है. न्यू एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड एट ईच सेगमेंट ऑफ द axon. Action potential has a non-decremental propagation as compared to the graded potential which dies out. मतलब action potential की जो है वो नॉन डेक्रीमेंटल, यानी कि वो कम नहीं होता रहता अपनी स्ट्रेंथ जो भी है थ्रेशोल्ड से क्रॉस किया था उसी पे जाता है. लेकिन जो ग्रेडेड पोटेंशियल है वो हमने देखा था कि वो कम हो के और डाई आउट हो जाता है. सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है? अकर्स इन न्यूरॉन्स कवर्ड बाय माइलिन शीथ, यानी कि कॉन्टिग्यूअस कंडक्शन जो है वो उन न्यूरॉन में हो रही है जिसमें माइलिन शीथ नहीं है. सॉल्टेटरी कंडक्शन उन न्यूरॉन में होती है जिसमें माइलिन शीथ है. मीन्स जंपिंग ऑफ वोल्टेज फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, यानी कि जो माइलिन शीथ है वो पूरे एक्सॉन में इस तरह से होती है कि वो थोड़े थोड़े स्पेस के बाद डिप होती है, फिर होती है, फिर डिप होती है. तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो जो उसमें स्प्रेड होता है तो जंप करता है एक, और जहां पे वो माइलिन शीथ डिप होती है तो उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. तो वो नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर जंप करता है, तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है ना इस वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन की बढ़ जाती है. तो इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. कंडक्शन स्पीड इज 50 टाइम्स मोर देन द कंटिग्यूअस कंडक्शन. इट कंजर्व्स एनर्जी एज वेल. तो आप ये देखिए ऊपर जो एक्सॉन दिखाया हुआ है उसमें माइलिन शीथ है. एक्सॉन में देखिए माइलिन शीथ है और जो डिप कर रही है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं. और एक्शन पोटेंशियल तीर के निशान से दिखाया हुआ है आपको, तो वो नोड ऑफ रैनवियर में जंप कर रहा है और उसकी कंडक्शन वेलोसिटी फिर बढ़ गई है, ठीक है. और दूसरे नीचे जो दिखाया है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, यानी कि उसमें कोई माइलिनेटेड शीथ नहीं है और वहां पे डायरेक्टली प्रोपगेट कर रहा है, उसको कहते हैं कंटिग्यूअस कंडक्शन. तो ऊपर वाली सॉल्टेटरी कंडक्शन है, नीचे वाली कंटिग्यूअस कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है. और दोनों में फर्क क्या है? सॉल्टेटरी कंडक्शन में velocity of conduction तेज हो जाती है 50 times more than the contiguous conduction. Action potential follows all or none principle. Once an action potential is generated at the axon hillock, no further stimulus is needed to drive the action potential along the entire length of the axon. Impulse is conducted automatically. Flow of impulse is either by contiguous conduction or solitary conduction, depending upon the type of the neuron. अब तो एक चीज और हमें समझनी है, वो है रिफ्रैक्टिव पीरियड. व्हाट कॉजेज वन वे प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड प्रिवेंट्स न्यूरोनल फटीग. मतलब ये कि जब एक्सॉन हिलॉक से जनरेट हुआ था एक्शन पोटेंशियल, तो वो तो फिर एक्सॉन टर्मिनली में जाता है ना. ये तो नहीं कि टर्मिनल से जो है वो सोमा में चला गया, ऐसा नहीं होता. तो क्यों होता है ऐसा? रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसमें. अ स्टेज ऑफ न्यूरॉन during action potential during which a second action potential cannot be generated under normal condition. यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर एक दफा एक्शन पोटेंशियल आ गया है किसी न्यूरॉन में, तो उस वक्त तक जब तक वो पूरा हो नहीं जाएगा कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं आ सकता, ठीक है. उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड. एंश्योर्स, और यही रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इट एंश्योर्स वन वे प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अवॉइड्स बैकफ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनटू द एरियाज that were previous active sites, avoids fatigue of neuron. न्यूरॉन को फटीग भी नहीं होने देता. 2 टाइप्स होते हैं इसके रिफ्रैक्टिव पीरियड के. एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. तो पहले हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है. मतलब ये कि एक एक्शन पोटेंशियल हो गया तो ओवरलैप ना करे, कोई दूसरा पोटेंशियल ना आए एक्शन पोटेंशियल. अकर्स बिकॉज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैव टू पास थ्रू ऑल 3 स्टेजेस.
पहले क्लोज बट नंबर 1 क्लोज बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम चैनल, फिर ओपन हो जाते हैं। तीसरा क्या है, क्लोज्ड एंड नॉट कैपेबल ऑफ ओपनिंग टू कम बैक टू पोजीशन वेयर दे अगेन बी स्टिमुलेट। तो जब तक दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, ये तीनों फेजेस में से जब तक वो नहीं गुजर जाएगा चैनल सोडियम का, उस वक्त तक दूसरा एक्शन सोडियम अंदर नहीं जा सकता। Therefore, second action potential will only अगर after one action potential has completed, पूरा हो गया। This refractory period lasts from threshold to until it returns to resting membrane potential। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये कहां से कहां तक होगा, देखिए ये वाली डायग्राम देखिए, इसमें थ्रेशोल्ड दिखाया उन्होंने, क्रॉस कर लिया -60 मिली वोल्ट, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे दिखाया हुआ है। रेड कलर की जो लाइन है वो मतलब अपशूट जो हो रही है वो डीपोलराइजेशन है, ठीक है। ब्लू जो है वापस आ रही है तो रीपोलराइजेशन, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो आप देखें इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड दिखाया हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जहां से जनरेट हुआ और फिर जहां से उसकी रिलैक्सेशन हो गई वहां पे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से मतलब ये है कि जितना भी जो एक्शन पोटेंशियल का स्ट्रेंथ थी स्टिमुलस की, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ का भी अगर कोई इंपल्स आ जाए तो भी वो नहीं जनरेट होगा इस वाले पीरियड में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिलेटिव क्या होता है, relative refractory period during which an action potential can be generated if a stimulus of much greater magnitude is applied। अगर थोड़ा सा भी जो पहले का स्टिमुलस था उससे ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस आ जाए तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ सकता है, उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बिकॉज ऑफ 2 reasons। फर्स्ट रीजन, because after repolarization not all sodium channels return to activation state, so only few channels are available for subsequent action potential। Second reason, because potassium channels are slow to close and therefore they oppose the incoming sodium ions। Thus a stimulus of greater magnitude is required to offset the hyperpolarizing effect of open potassium channels and then the few available sodium channels। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखें, सॉरी ये वाला रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहां से कहां तक है, यानी कि रिपोलराइजेशन से और रेस्टिंग स्टेट तक आने तक, ठीक है, जिसमें हाइपरपोलराइजेशन भी हो सकती है, यानी कि पोटेशियम चैनल देर तक खुले रह जाएं और सोडियम चैनल्स जो है वो उस वक्त तक वो अंदर ना आ सकें। तो उस वजह से ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। अगर इस पीरियड में स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ा दी जाए तो सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। लेकिन जो ये वाला पीरियड था, यानी कि डीपोलराइजेशन से लेके और रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक, रिपोलराइजेशन तक, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। उसमें चाहे जितनी भी आप स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दें, कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब ये मैंने आपका ये कंप्लीट कर लिया एक्शन पोटेंशियल, तो आप जो हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आई होप कि आपके सब समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम जो भी हमारा चैप्टर है, हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे कहा था कि आप सारे चैप्टर्स 1 by 1 करवाइए, तो हम उसी तरह से जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि आप लोग को पहले आ जानी चाहिए, तो मैं बीच में से भी पढ़ा देती हूँ, तो वो मैं आपको उस वक्त आपको बता दूंगी। और दूसरे, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगना। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।